हमारा टीवी हम सब का है। हमारा यकीन है जब हम बदलेंगे तो सब बदलेगा। मैं हूं आपका मेजबान साजिद भुट्टो और ला रहा हूं प्रोग्राम मकाम पैदा सिर्फ मैं। ख्वाब देखने और यकीन की राह पे चलने वालों को साजिद भुट्टो का सलाम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, हमारे माशरे में मादा परस्ती के इस दौर में जो एक तबका सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज किया जाता है उसे माजूर या डिसेबल पर्सन कहा जाता है। माहिरीन के मुताबिक डिसेबिलिटी की 3 बड़ी किस्में हैं, जिसमें जिस्मानी, अबलागी और जहनी डिसेबिलिटी हो सकती है। अफसोसनाक सूरत हाल यह है कि माशरे में जहाँ पे तकरीबन 10 से 12% लोग डिसेबल हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें तालीम, सेहत, एम्प्लॉयमेंट और ट्रांसपोर्ट के इश्यूज़ रोज़ बरोज़ देखने को मिलते हैं। और अफसोस ये है कि गवर्नमेंट और सोशल सेक्टर इस तबके को इतनी अहमियत नहीं देते। लेकिन यहाँ पे खुशआइंद बात यह है कि आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, ये एबल प्लस रिसर्च सेंटर की CEO और फाउंडर हैं, जिनका मिशन है कि हम पाकिस्तान में मौजूद वुमेन डिसेबल लोगों को ना सिर्फ रोज़गार देंगे बल्कि ट्रेनिंग भी दे रहे हैं और साथ साथ इनको स्कॉलरशिप भी देंगे ताकि ये लोग बाइज्जत रोजगार हासिल कर सके। आज हमारे साथ मौजूद हैं मिस साइमा अशरफ, जिनका ताल्लुक लाहौर से है। आइए हम उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं मैम आप? जी अल्लाह का शुक्र, थैंक यू। मैम, सबसे पहले तो ये बताएं कि ज़िंदगी का सफ़र कहाँ से शुरू किया और यहाँ तक कैसे पहुँचे? जी, ज़िंदगी का जो सफ़र है वो मैंने बहावल नगर डिस्ट्रिक्ट है पंजाब का, उसकी एक जो बाउंड्री है उसके एक गांव से शुरू किया और उसके बाद फिर एजुकेशन भी मेरी वहाँ से ही है। और एजुकेशन के दौरान जो सारे प्रॉब्लम्स होते हैं एज अ चाइल्ड विद डिसेबिलिटी, वो सारे मैंने फेस किए। और उसके बाद फिर मैं लाहौर पहुँची जब मैं CSS में रिजेक्ट हो चुकी थी।
ड्यू टू डिसेबिलिटी ग्राउंड्स। मास्टर्स पहले मैंने इंग्लिश में किया इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर से, और उसके बाद फिर मुझे शौक आया कि मुझे CSS करना है, जो कि मैंने कर लिया। और सारी स्टेजेस जब इसकी क्लियर हो गई और एंड में जाके जब मेडिकल टेस्ट आया तो उन दिनों चूँकि कोटा नहीं था, तो उस कोटा के अंदर क्वालिफाई ना करने की वजह से मुझे इन्होंने रिजेक्ट कर दिया PSC ने। अब उस रिजेक्शन को लेके मैंने जितने लीगल ऑप्शंस मौजूद थे, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, उन सबको मैंने नॉक किया। लेकिन उन दिनों चूँकि कोटा इनेक्ट नहीं हुआ था, किसी ने कोटा की बात नहीं की थी, तो वो कोटा मुझे तो नहीं मिल सका। लेकिन मैंने जो उन दिनों वो जो आवाज़ उठाई इन लोगों के लिए, उसके नतीजे में पहली दफ़ा 2004 में वो कोटा इनेक्ट हो गया, और आज वो कोटा जो है वो लोग ले रहे हैं। और गांव से जो लाहौर तक का सफ़र था वो इंटरेस्टिंग तो है ही, वो डिफरेंट भी है, वो बहुत आप कह लीजिए कि फुल ऑफ चैलेंजेस भी है, जिसमें तरह तरह के चैलेंजेस आपको फेस करना पड़ते हैं। बीइंग विद डिसेबिलिटीज़, आपके पास फिजिकल चैलेंजेस हैं कि आपने किसी बिल्डिंग तक पहुंचना कैसे है। उसके बाद आपको एकेडेमिया के अंदर चैलेंजेस हैं कि वो एक्सेसिबल आपके हिसाब से नहीं है। उसके बाद फिर आपको सोशल जो रिजेक्शंस हैं वो जगह जगह फेस करना पड़ती है। इवन आपको जॉब से नो सुनना पड़ता है कि आप तो फिजिकली फिट नहीं हैं, आप कैसे काम कर सकते हैं इस सीट के ऊपर। अच्छा, जब वो मैं रिजेक्ट हो गई, CSS का ये सारा सिलसिला भी ख़त्म हो गया। उसके बाद हाई कोर्ट और वो सारे डिसीजंस भी हो गए जो कि मेरे हक में नहीं गए। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि इतनी सारी डिग्रीज हैं, इनको लेके अब मैं क्या करूं। फिर मैंने एक एकेडमी चलाई अपनी, जिसमें मैंने CSS और PMS को पढ़ाना शुरू किया। लेकिन वो ऐसे एरिया में मैंने शुरू कर ली जहाँ पे स्कोप नहीं था, शायद लोग इंटरेस्टेड नहीं थे, उसका रिजल्ट मुझे वैसा नहीं मिला जैसा कि मैं चाह रही थी। तो उसके बाद फिर मैं लाहौर पक्की सेटल हुई 15 साल पहले। अच्छा, तो ये गांव से लाहौर का सफर इतने चैलेंजेस के साथ, फिर लाहौर से अमेरिका तक आपने सफर किया इन माजूर अफराद के लिए? जी, लाहौर से अमेरिका का सफर इस तरह से हुआ कि मैं डिसेबिलिटी सेक्टर में काम कर रही थी। 4-5 साल हो गए मुझे काम करते हुए, और विमेन एम्पावरमेंट भी हमारा एक सेक्शन है जिसके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा डिवोटेड हूँ, और प्रैक्टिकली मैंने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स में पार्टिसिपेट किया। तो मैं कुछ ऐसे इदारों के साथ मुंसलिक थी जो डिसेबिलिटीज़ के हवाले से काम कर रहे थे, और ख़ास तौर पे वॉश के एरिया में काम कर रहे थे। वॉश मीन्स वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन। तो उस एरिया में काम कर रहे थे। तो वहाँ से मुझे पिक किया गया टू रिप्रेजेंट द पीपल विद डिसेबिलिटीज फ्रॉम द एंगल ऑफ वॉश। इन लोगों को जब ये घर से बाहर होते हैं तो वॉश रिलेटेड कौन कौन से इश्यूज आते हैं। तो वहाँ पे पहला मेरा जो स्टेप था वो इस्लामाबाद में सेकोसैन नाम की एक कॉन्फ्रेंस होती है, जिसमें साउथ एशियन जो नेशंस हैं वो इकट्ठी होती हैं, और वो वॉश के ही पॉइंट पे फोकस्ड एरिया है। तो वहाँ के लिए मुझे सेलेक्ट किया गया, और उसके बाद फिर मुझे कोस्टा रिका के अंदर एक कॉन्फ्रेंस थी जिसमें पीपल विद डिसेबिलिटीज को अगेन फ्रॉम वॉश एंगल रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे इन्होंने पिक किया रेलिवेंट अथॉरिटीज़ ने, जिसमें पाकिस्तान क्लाइमेट मिनिस्ट्री थी, लाहौर के कुछ इदारे थे, और उन्होंने मुझे वहाँ पे भेजा ताकि मैं उनके साथ जाके वो जो प्रॉब्लम्स हैं पीपल विद डिसेबिलिटीज़ को जो वॉश के हवाले से हैं, वहाँ पे जाके 74+ कंट्रीज़ थे जहाँ ये रिप्रेजेंटेशन थी, तो वहाँ जाके रिप्रेजेंट कर सकूँ कि जब ये लोग घर से बाहर निकलते हैं तो इनको वॉश के हवाले से किस किस तरह से इश्यूज फेस करना पड़ते हैं। तो लाहौर से अमेरिका से कोस्टा रिका का सफर जो था, एक्सीलेंट, वेरी गुड। क्योंकि हम जो सिंपल से लोग हैं, बिल्कुल जिसे हम कहते हैं माशरे में कि ठीक है, तंदुरुस्त हैं, वो भी बड़ी मुश्किलात का शिकार होते हैं, और आपने इन सारे चैलेंजेस के बावजूद भी अमेरिका तक का सफ़र किया। तो मेरा क्वेश्चन है कि आपने अमेरिका में, वहाँ पे वेस्ट में विजिट किया, तो पाकिस्तान और वेस्ट में फैसिलिटीज़ का क्या डिफरेंस है हमारे डिसेबिलिटी का? देखिए, आपकी जो फैसिलिटी है ना, वो आपकी सोच से शुरू हो जाती है। जब आप सोच के अंदर इन लोगों को इंक्लूड कर देते हैं तो उनकी जगह ऑटोमेटिकली सिस्टम के अंदर बनना शुरू हो जाती है। उन लोगों को उनकी स्कूलिंग के दौरान से ही ये पढ़ाया गया
कि ये बच्चे जो डिफरेंट नज़र आते हैं किसी भी एंगल से, ये भी मुआशरा का हिस्सा है, इनको भी स्ट्रीमलाइन करना है, अंडरस्टैंड करना है, फैसिलिटेट करना है, राइट। जब वो बच्चा बड़ा होता है तो उसके लिए डिसेबिलिटीज को देख के रिएक्ट करना वो उसके वो नहीं होता, वो एक्सेप्ट करके दे एक्सेप्ट एवरीथिंग, राइट। ये हमारा फर्क है कि हमने स्पेशल एजुकेशन के नाम पे, वेरी सॉरी टू से, इनको एक अलग से जंगल बना के उसमें डाल दिया कि ये स्पेशल एजुकेशन है, इसमें सारे स्पेशल होंगे। अब आप मुझे ये बताइए कि स्पेशल एजुकेशन के जो इदारे से पढ़ के बच्चियां बाहर निकलते हैं, उनके लिए क्या फैक्ट्रीज अलग से लगी हुई है? नहीं है। उन लोगों को नॉर्मल लोगों के साथ जिंदगी गुजारना पड़ती है, ऐसा है कि नहीं, राइट। जब आप एक ही लाइफ के एक ही मेन स्ट्रीम में सारे चल रहे हैं तो कुछ लोगों को, हाँ ठीक है, कुछ डिसेबिलिटीज आपकी स्वेयर होती हैं मेंटल रिटार्डेशन के एरियाज में, ऑटिज्म का एक एरिया है जिसमें आप बाकी बच्चों के साथ इन बच्चों को नहीं बिठा सकते, लेकिन बाकी जो डूएबल डिसेबिलिटीज है उनको आपने एजुकेशन का जो नॉर्मल मेन स्ट्रीम था उससे बाहर निकाल के एक सेग्रीगेशन कर दी, उनको एक अलग से कॉलोनी बना के डाल दिया कि जी आप तो इधर ही रहेंगे। अब वो वहां से जब आके इधर मेन स्ट्रीम में ज्वाइन करते हैं तो मुआशरा उनको एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि मुआशरा के नॉर्मल स्कूलों के बच्चों को हमने ये चीज नहीं पढ़ाई, नहीं समझाई कि ये भी मुआशरे का हिस्सा है, ठीक है। दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन देयर सोसाइटी एंड पाकिस्तान, सब कॉन्टिनेंट, दोनों मुल्कों में ऐसा ही होता है। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। नाजरीन, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम देखना मत भूलिएगा, मकाम पैदा कर। हमारा यकीन है जब हम बदलेंगे तो सब बदलेगा। मैं हूं आपका मेजबान साजिद भुट्टो और ला रहा हूं प्रोग्राम मकाम पैदा कर। सिर्फ वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं मकाम पैदा कर साजिद भुट्टो के साथ। तो मैडम, सवाल ये है कि आपने अमेरिका का सफ़र किया, आपने गांव से लाहौर तक का सफ़र किया, आपने सारे चैलेंजेस को देखा, फिर पाकिस्तान आके आपने ऐसा कौन सा काम किया? एबल प्लस रिसर्च सेंटर, ये कब, इसका क़याम कब हुआ और क्यों हुआ? देखिए, मैं काम कर रही थी एज फ्रीलांसर और आई वाज डूइंग वेरी गुड, बहुत अच्छी मेरी अर्निंग थी, आई वाज हैप्पी विद व्हाट आई वाज गेटिंग। लेकिन एक सैड इवेंट हुआ, एक सैड डिमाइज आप कह लीजिए कि मेरी कॉलेज की एक सीनियर मेट थी, उन्होंने सुइसाइड कर ली और उनके उस सुइसाइड करने की वजह ये थी कि उनके फादर ने उनको इंसेस्टस अटैक किया और ही वॉज एडिक्ट, और उस अटैक के नतीजे में उस लड़की ने खुदकुशी कर ली। अब उस लड़की की जो डिटेल्स हैं वो ये थी कि वो व्हीलचेयर बाउंड थी, ज़ाहिर है वो रेजिस्ट नहीं कर सकती थी, और मुझ तक जब वो खबर पहुंची तो ये खबर शायद कोई 6-7 महीने पुरानी हो चुकी थी। तो उस खबर को पढ़ने के बाद वो जो मेरे अंदर कहीं राइटर बैठा हुआ था, कहीं कोई सोशल वर्कर था, उसको उसने जगा के बिठा दिया कि नहीं, ये एक अलग से दुनिया है
आप जो कर रहे हो ठीक है, वो इंडिविजुअल हद तक है, लेकिन ये जो लोग हैं इनकी आवाज़ बनना बहुत ज़रूरी है, इनकी आवाज़ को बाहर तक ले आना बहुत ज़रूरी है। और इस तरह की डिसेबिलिटीज़ के साथ मर्द और ख़वातीन कितने ऐसे होंगे जो मुआशरा का और इवन अपनी ही फैमिलीज़ का शिकार हैं। तो वो एक जो सैड डिमाइस था वो इस सारे कहानी के पीछे आप कह लीजिए कि ट्रिगर पॉइंट बन गया और मैं उस काम के लिए बाहर ये निकल। लाहौर का वाकया है ये चिश्तियाँ हासिलपुर के बीच के एक गांव का So sad. वाकया है। तो ये जो वाकया था इसने मतलब मुझे अंदर से झंझोड़ के रख दिया कि नहीं, डिसेबिलिटीज की ये प्राइस भी हम पे कर रहे हैं एज पर्सन विद डिसेबिलिटीज। और ये एक एग्जांपल पहुंची है, अल्लाह जाने और कितनी ऐसी एग्जांपल्स होंगी। तो एबल प्लस रिसर्च सेंटर को अप्रूव करवाने की जो मेरी स्ट्रगल थी वो कोई 2 से 2.5 साल तक चली इदारों के बीच लाहौर में। इसको अप्रूव करवाने के लिए मैंने उन सारे दफ्तरों की सीढ़ियाँ चढ़ी जिनकी सीढ़ियाँ मैं आम रूटीन में कभी नहीं चढ़ सकती। 10 रजिस्टर्स का पैक उठा के मैं ऊपर गई, जितने रेलिवेंट हमारे इदारे थे। वो 2.5 साल तक जो भी सिस्टम के अंदर खराबियाँ हैं, कमजोरियाँ हैं, उनको फाइट किया। बट इन द एंड मुझे ये एक ऐसी फील आई कि एक ऐसा इदारा होना चाहिए जो ग्रास रूट लेवल के ऊपर जाके चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करे कि ये डिसेबिलिटीज़ हैं क्या, इनका अकरेंस क्यों होता है, इनको हम कहाँ कहाँ स्टॉप कर सकते हैं, और इनके अंदर ऐसे वो एरियाज जिनको अभी तक डिग आउट नहीं किया गया उनको जानना बहुत ज़रूरी है। और ये जानने के लिए ऑर्गेनाइजेशन का प्रोफाइल इस तरह का होना चाहिए जो इन सारे कामों को क्वालिफाई करता हो। तो ये रिसर्च सेंटर का आइडिया फिर वहाँ से आप कह लीजिए कि मैंने एक एनजीओ से यू टर्न लेके इस रिसर्च इंस्टीट्यूट तक का जो सफ़र था वो ये किया, और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल फरवरी में इसकी अप्रूवल। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये एबल प्लस ये नाम पड़ा रिसर्च सेंटर, देखो तो आप बता सकते थे एबल प्लस ऑर्गेनाइजेशन। तो जी, एबल प्लस की जो लफ्ज़ की फिलॉसफी है ना वो ये है कि जो हमारे डिसेबिलिटीज के साथ लोग हैं, भले वो आंखों की है, कानों की है, फिजिकल है, जहनी है, ज़्यादातर केसेस में डिसेबिलिटीज के साथ जितने लोग आपको मिलेंगे आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा, उनको खुदा ने जो गिफ्ट्स का पैक दिया है वो उस मिसिंग से कहीं ज्यादा है। बिल्कुल ऐसा हमारे स्पोर्ट्स में भी ऐसा है। हम देख रहे हैं कि क्रिकेट में 2 वर्ल्ड कप जीते हमारे ब्लाइंड उसने, और बाकी आप बता रहे थे अभी थोड़ी देर पहले पैरा ओलंपिक्स की बात हम कर रहे थे। तो वो 2008 में भी एक नौजवान हैदर अली नाम के जीत के आए हैं, और उसके बाद वही नौजवान 2016 में भी जीत के ब्रॉन्ज मेडल। वेरी गुड। देखिए अब नॉर्मल पर्सन जो हमारे हैं 92 से हमने वर्ल्ड कप नहीं जीता, और वही जो हम जिनको डिसेबल कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, पीपल विद डिफरेंट एबिलिटीज कहना चाहिए, वो जीत के आए हैं ब्लाइंड क्रिकेट 2 वर्ल्ड कप, और जिनको हुकूमत भी नजरअंदाज करती है, इतना गौर नहीं करती। और पिछले साल एक बिल पास हुआ है मैम 2020 में, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन भी किया है जुलाई में 2020 में कि इनको सारी फैसिलिटीज दी जाए। तो गवर्नमेंट ने सर्टिफिकेट भी एक बनाया हुआ है कि उसको फिल करें, उसमें आपको टैक्स फ्री हैं, आप कहीं ट्रैवल करते हैं तो आपको वो आपको रैंप मिलेगा, 2 चेयर मिलेंगी वहाँ पे, व्हील चेयर, उसके बाद आपकी मेडिकल फ्री है। तो इस पर इम्प्लीमेंटेशन हो रही है कभी? देखिए पॉलिसीज जब बनती हैं तो वो बहुत अच्छी होती हैं, उनकी स्टेटमेंट्स बड़ी अच्छी होती हैं, उनका कंटेंट बड़ा अच्छा लिखा जाता है, लेकिन जब हमारी पॉलिसी बनती है ना उसमें 2 तरह का प्रॉब्लम होता है। पहला प्रॉब्लम तो ये होता है कि ये पॉलिसी वो लोग बनाते हैं जिनका डिसेबिलिटीज के साथ डायरेक्ट कोई ताल्लुक नहीं होता। जो बंदा देख नहीं सकता उसकी पॉलिसी ऐसा बंदा कैसे बना सकता है जो देख सकता है? वेरी सिंपल क्वेश्चन, राइट? अब हमारे पॉलिसी मेकर्स को करना ये चाहिए कि इन पीपल विद डिसेबिलिटीज को, जो डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ डिसेबिलिटीज के अंदर हैं, उनको पॉलिसी मेकिंग में, डिसीजन मेकिंग में, इवन बजटिंग में इन्वॉल्व करना चाहिए, ताकि वो सारे डिसीजंस अपने हिसाब से करवा के लाए ना। जो चीज आप उनके लिए बना रहे हैं उनके ही काम की नहीं है तो फिर फायदा तो ना हुआ, राइट? अब अगला आपका क्वेश्चन कि इम्प्लीमेंटेशन जो है वो किस लेवल पे है। इम्प्लीमेंटेशन की अगर मैं ऑन ग्राउंड आपको पिक्चर दूं तो वो तो आप कह लीजिए कि 99% नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, बड़े अफसोस की बात जी। अब उस इम्प्लीमेंटेशन में क्या आता है? ट्रांसपोर्ट, आपका जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है
भले वो एकेडेमिया है, भले वो आपका कॉर्पोरेट सेक्टर है, आपके पब्लिक प्राइवेट सेक्टर जितनी बिल्डिंग्स हैं वो हैं। जी। आपने कहा कि कोई भी बिल्डिंग ऐसी नहीं बनेगी जो रैंप के बगैर हो। आप मुझे जाके बाजार में, किसी भी बाजार में रैंडमली चले जाइए, जी। किसी बाजार में आपको रैंप या तो मिलेगी नहीं, और अगर है भी तो वो इतनी स्टीप के साथ है कि उसको एक व्हीलचेयर बाउंड यूज कर ही नहीं सकता। That's very difficult. नहीं कर सकता Yes. ना, नहीं कर सकता। जी। और उसके बाद ट्रांसपोर्ट के इश्यूज इनके अलग से हैं। वहाँ पे जब फॉर एग्जांपल मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे ट्रैवल करती हूँ, लाहौर से मुझे इस्लामाबाद जब जाना होता है तो मेरे लिए खासा मुश्किल हो जाता है कि वॉशरूम एक्सेसिबल नहीं होगा, राइट, और वो वहाँ तक कोई रैंप और इस तरह की कोई चीज़ तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो ट्रांसपोर्ट, एक्सेसिबिलिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सेसिबिलिटी ऑफ एकेडेमिया, जी। ये तीन एरियाज की इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर अगर एक चेक रख दिया जाए और उस चेक के प्रोसेस में PWDs को इन्वॉल्व किया जाए, उनको बिठाया जाए, उनसे पूछा जाए कि हाँ ये जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ ये ऐसा ही होना चाहिए था, तो रिजल्ट्स बहुत बेहतर हो सकते हैं। वरना वही है, पॉलिसीज बनती रहेंगी, हर गवर्नमेंट आएगी, पॉलिसी बनाएगी, इम्प्लीमेंटेशन होगा नहीं होगा, सही है। और उसके बाद आई डू एग्री विद यू कि सऊदी अरब में मैम जी आपने पढ़ा होगा कि वहाँ पे हरकिया नामी तंजीम ने इन पे काम किया है, डिसेबल इन पे पीपल पे। वहाँ पे पार्किंग जो अलॉट की जाती है, पार्किंग में लिखा होता है कि कोई और पार्किंग, नॉर्मल लोग आके पार्किंग नहीं करेंगे, ये डिसेबल कोटे के लिए, और कोई और करेगा तो उनको फाइन पड़ता है। पहले 100 ये दिरहम करते थे, अब उनको तकरीबन 500 से 900 रियाल तक ये फाइन दे रहे हैं अभी सऊदी अरब में। तो मतलब ये 30-40 हज़ार बनता है, और ये बड़ी बात है सऊदी अरब में। देखें, हमें लगता है कि वहाँ पे वुमेन के वो राइट्स नहीं है, लेकिन डिसेबल कोटे के लिए उन्होंने ये सारा कुछ किया हुआ है। तो पाकिस्तान तो बहुत मतलब हम कहते हैं तरक्की पजीर है, ये आगे तरक्की भी कर रहा है। तो हमारी असेंबली में कहीं पे हमारी वहाँ पे आपकी वहाँ पे नुमाइंदगी है असेंबली में? नहीं, ऐसा नहीं है। PWDs 10 to 15% है अकॉर्डिंग टू WHO। yes. और उस हिसाब से 2.5 से 3 करोड़ हमारा पाकिस्तान में जो डिसेबल पीपल है, हाँ जी, डिसेबल पीपल है, और उनकी अभी तक कोई ऐसी रिप्रेजेंटेशन असेंबलीज में नहीं। तो गवर्नमेंट को करनी नहीं चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। जब आपका विमेन का कोटा अलग से है, जब आपका माइनॉरिटीज का कोटा अलग से है। मिनिस्ट्री कोई है इसको देख रही है, इस पे स्पेशलिस्ट मिनिस्ट्री सोशल वेलफेयर के अंडर आती है। ह्यूमन राइट्स को भी आप कह सकते हैं कि किसी हद तक उनका भी कंसर्न है, लेकिन स्पेशलिस्ट काम के लिए अगर मिनिस्ट्री बना दी जाए तो वो इन्हीं चीजों को सोलली फोकस कर सकेगी। ठीक है, और हमारे असेंबली में नुमाइंदगी आप होनी चाहिए। वेरी वेरी गुड पॉइंट। और गवर्नमेंट को इस पे सोचना भी चाहिए, इस पे काम भी करना चाहिए। और मैम ये है कि आपकी लाइफ, आप बता रहे थे कि जब आप बिल्डिंग पे सफ़र करते थे, 2-3 साल लगे आपको ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर करने में, तो आपको खुद भी फेस करना पड़ा प्रॉब्लम आपके? बिल्कुल आप जी, एक पर्सन विद फिजिकल डिसेबिलिटीज जितने प्रॉब्लम्स सोचे जा सकते हैं। व्हीलचेयर भी आप यूज? मैं व्हीलचेयर यूजर हूँ। 400-500 मीटर के बाद मेरी कैपेसिटी जो है वॉकिंग वो खत्म हो जाती है, और मुझे व्हीलचेयर की जरूरत होती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारा चूंकि स्ट्रक्चर इस चीज के लिए नहीं बना हुआ कि हमारे व्हीलचेयर यूजर्स के लिए वो फ्रेंडली हो, तो मैं फिर डेयर नहीं करती कि मैं व्हीलचेयर ऐसी जगहों पे ले जाऊं जहां पे वो नहीं चल सकती है। तो इन सारी बिल्डिंग्स को, इवन एकेडेमिया के अंदर, इवन बड़ी बड़ी जो हमारी पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज हैं, वो तक एक्सेसिबल नहीं है। तो जितने प्रॉब्लम्स एक पर्सन विद फिजिकल चैलेंजेस फेस किए जा सकते हैं वो मैं अल्हम्दुलिल्लाह कर चुकी हूँ। तो आगे भी जाहिर है ये प्रॉब्लम्स तो चलते रहेंगे। तो इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं कि उनकी मेरा ख्याल है लिस्ट अगर बना ली जाए तो बहुत लंबी बनेगी। इसी वजह से आपने मिशन बनाया, जो अभी एक मिशन दोबारा रिपीट कर दीजिए जो आपका पाकिस्तान में। जी बिल्कुल, देखिए प्रॉब्लम्स हम सबके साथ हैं जी, राइट। ऐसा नहीं है कि कोई बंदा ये कहे कि जी मैं एक ऐसा बंदा हूँ जिसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, एवरीथिंग इज फाइन इन माय, ऐसा नहीं होता, राइट। अब प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स के अंदर से जो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी है, दैट मेक्स द रियल डिफरेंस। ठीक है, हर प्रॉब्लम जहां मौजूद होता है वहीं उसका सोल्यूशन भी कहीं आसपास होता है। अब हमें उस सोल्यूशन को देखना है या हमें उस प्रॉब्लम को लेके उसको रोते धोते रहना है, ये ऑप्शन हमारे पास है। ठीक है, अब मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि हर प्रॉब्लम के साथ जो सोल्यूशन अटैच्ड है
उसको देखा जाए, उसके अंदर से अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जाए, उनको मिशन बनाया जाए कि जो जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस किए, जी। मैंने सिर्फ फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन की हैसियत से फेस किए, जो विजुअल चैलेंजेस के साथ हैं, जिनको जी। हियरिंग डिसेबिलिटीज है उनके साथ है, उनके प्रॉब्लम्स को भी इक्वल वेटेज के साथ जो है वो एड्रेस किया जाना चाहिए। और एक रिसर्च सेंटर की जो जिम्मेदारी है जी। वो ये है कि सारी डिसेबिलिटीज को प्रॉपरली एड्रेस किया जाए और अच्छा। उनके लिए पॉलिसीज जो है चेंज करवाई जाए या बनवाई जाए और उनका इम्प्लीमेंटेशन तो आपके साथ टीम काम कर रही है यहाँ पे, पाकिस्तान के हैं जी। या इंटरनेशनल लेवल पे टीम आपके यहाँ? जी, हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह 2 हमारे काम के सेक्शंस है मेन। एक तो रिसर्च का पार्ट है जी। जिसमें हमारे साथ पीएचडीज की टीम है, मेरे अच्छा। साथ मेरे को फाउंडर हैं जिनकी अच्छा। पीएचडी इटली से है। हम दोनों ने डॉक्टर मिलके नाम क्या है? डॉक्टर एजाज। अच्छा, वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो हम दोनों ने मिलके बेसिकली इसको इसकी बुनियाद नहीं, इटली से पीएचडी करके पाकिस्तान आए हुए इटली हैं? से पीएचडी करके वो अच्छा, वो भी इसी में काम, को फाउंडर है, इस पे काम करना चाह रहे जी, हैं। इट्स अमेजिंग, अमेजिंग, वेरी गुड एग्जांपल फॉर अदर पीपल। जी। यस। तो एक तो वो रिसर्च पार्ट है जिसमें हमारे साथ रिसर्चर्स की पूरी एक टीम है। अच्छा। दूसरा इसका पार्ट है ट्रेनिंग का, जिसमें हमारे पास ट्रेनर्स हैं, जिसमें हमारे पास हेल्पिंग स्टाफ है। फॉर एग्जांपल वेब डेवलपर्स हो गए, जी। ग्राफिक डिजाइनर्स हो गए, एडिटर्स हो गए, राइटर्स हो गए, ये पूरी एक टीम है। और ये वाले जो सेक्शन है, जो नॉन रिसर्च सेक्शन है, उसमें हमारा सारे का सारा स्टाफ जो है वो डिसेबिलिटीज के साथ है और वो खवातीन है, सीवियर डिसेबिलिटीज के साथ है। वो अपने घरों से फ्रीली नहीं निकल सकती, वो अपने घर बैठ के काम करती हैं। वेरी गुड। और वो हमारे स्टाफ का लाइक आप कह लीजिए कि वर्किंग फ्रॉम होम हिस्सा है। तो इस तरह से ये जो है वो हमारी टीम इट्स अमेजिंग रियली एंड अप्रिशिएबल। अच्छा मैम, ऐसा कोई वाकया सुनाए हमारे नाजरीन को, क्योंकि बाकी हम भी देखते हैं, हमारी फैमिलीज में भी ऐसे बच्चे हैं, ऐसा वाकया जो आप कभी भूल ना सके हों और आपको अभी भी याद हो, परमिशन पे ज़्यादा काम करने का दिल भी करता हो? देखिए, वाकयात तो बहुत सारे हैं, जिंदगी नाम ही वाकयात का है ना। तो जब आप डिसेबिलिटीज के साथ होते हैं और जब आप साथ में खातून भी होते हैं ना, तो वो जो प्रॉब्लम्स का मैग्नीट्यूड है वो बढ़ जाता है, राइट। एक ऐसा मुआशरा जिसमें अभी तक एक्सेप्टेंस की वजह से बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं, जिसमें सिस्टम के अंदर बहुत सारी चीज़ों को हमें टीच करने की ज़रूरत है। वहाँ एक ऐसी खातून जो इस जुनून के साथ फील्ड में आ जाए कि उसे डिसेबल्ड लोगों की लाइफ को स्ट्रेटेजिक ग्राउंड पे जाके चेंज करना है, उनकी ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंजेस लेके आनी है, तो उसके साथ तो रंगारंग किस्म के प्रॉब्लम्स आते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं पिछले 1-2 साल पहले की बात है, मैं काम कर रही थी। उन दिनों हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा था एंटरप्रेन्योरशिप का, तो मैं उसमें पार्टिसिपेंट थी। तो मुझे वापस आते आते रात को 10 बज गए अपनी लोकेशन पे आते आते। तो खाना खाते, नमाज वगैरह पढ़ते मुझे को 11 साढ़े 11 हो गए। अच्छा, अभी मैं 11:30 बजे के बाद सोई हूँ, तो रात को दरवाजा बजा, बाहर से 2 लोग बाउंड्री क्रॉस करके घर के अंदर आए। रात के 2 बजे का टाइम, सर्दियों के दिन, जनवरी का शायद पहला महीना होगा। तो अब वो बाहर खड़े, दरवाजा तो मेन दरवाजा तो वो क्रॉस करके अंदर आ गए। अब वो जो ड्राइंग रूम का दरवाजा है उसको वो तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। Now that was the time कि मेरे लिए वो डिसीजन का टाइम था कि अब मुझे क्या करना, मुझे पैनिक होना है, मुझे शाउट करना है, मेरे लिए क्या ऑप्शन है। तो उस वक्त मैंने 15 को कॉल की, जो कि उनको नहीं गई, शायद सिग्नल इशू था या क्या था, बहरहाल एक कॉल इस तरह से चली गई। उनको ये मैसेज डिलीवर हुआ कि ये कॉल चली गई है 15 को, और मैं उनसे पूछ रही हूँ कि आप लोग कौन हैं और दरवाज़ा क्यों नॉक कर रहे हैं और ये कौन सा टाइम है दरवाज़ा नॉक करने का। वो मुझे बता रहे हैं कि वो पुलिस से हैं, घर की तलाशी लेना चाहते हैं, और रीज़न ये है कि जी एक अकेली औरत अंदर क्या कर रही है। Can you believe कि मतलब level of insecurity at that time when all the world is sleeping around, no one is there, और आप अकेले अंदर खड़े हुए हैं, 2 लोग बाहर हैं, 2 आपस में बातें भी कर रहे हैं। अच्छा, अब वो मेरे लिए पॉइंट ये था कि मुझे उस लम्हे को फाइट कैसे करना। एकदम से मेरे माइंड में आया कि अगर पुलिस इस तरह से आती है तो उसको एक वारंट कहते हैं ना, उसे वारंट देना होता है कि जी ये हमारे पास लेटर है कि आपके घर की। तो अब वो मैंने उससे पूछा कि वारंट लेटर जो है ना वो दरवाजे के नीचे से स्लाइड करो आप। और वैसे भी फीमेल को भेजा जाता है, राइट, और वैसे भी रात के 2 बजे, इज नो टाइम ना, ठीक है। तो उसके बाद
अब वो उनके पास तो था नहीं, वो तो चोर उचक्के पता नहीं पुलिस का नाम लेके वो बैठे हुए थे। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि उन लोगों ने बगैर मतलब पैरों की आवाज कोई पैदा की है, वो वापस वहां से निकल गए। उसके बाद फिर मैंने उसको 15 को कॉल किया और इस तरह से सारी सिक्योरिटी एजेंसीज को मैंने कॉल किया। तो देखिए ये जो प्रॉब्लम्स है ये हम सबके साथ हैं किसी ना किसी लेवल के ऊपर, राइट। तो अब उन प्रॉब्लम्स की वजह से ना तो काम रोका जा सकता है, ना कोई किसी का मिशन रोक सकता है। जो घर से काम करने निकलता है ना, उसे रोका नहीं जा सकता। क्या बात। काम करने की एक डेफिनेशन होती है और वो ये है कि उसे रोकने वाला कोई नहीं होता। कुछ भी हो जाए, कैसी ही आवाजें आए, कितना ही शोर क्यों ना मच जाए, जब आप करने निकलते हैं तो फिर आप घर काम जब आप ठान लेते हैं तो फिर आप कर ही देते हैं। नाजरीन, एक ब्रेक, उसके बाद मिलते हैं प्रोग्राम मकाम पैदा पर साजिद भुट्टो के। हमारा यकीन है जब हम बदलेंगे तो सब बदलेगा। मैं हूं आपका मेजबान साजिद भुट्टो और ला रहा हूं प्रोग्राम मकाम पैदा सिर्फ वेलकम बैक। मैम, इतनी मोटिवेटेड पर्सनालिटी और मतलब मैं खुद भी चार्ज हो गया हूँ, चार्ज अप जैसे बंदा हो जाता है कि जी अब भी तो और बहुत कुछ करना है। तो आप ये इंस्पिरेशन कहाँ से लेती हैं, कहाँ से मिली हैं, मतलब कौन से आपके फेवरेट रोल मॉडल हैं जिनको आप सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं? देखिए, मैं 2.5 साल की थी जब मुझे पोलियो हुआ। तो एक खेलता, शरारतें करता, भागता दौड़ता बच्चा एकदम से बेड बाउंड हो जाए ड्यू टू टोटल पैरालिसिस, जो कि बाद में पार्शली इम्प्रूव हुआ। तो मैंने वो जो दुनियाएं थी उनका एकदम से 2.5 साल की उम्र में ही कंपैरिजन देख लिया। मेरे फादर ने उस वक्त जब मेरा प्रोफाइल चेंज हुआ, जाहिर है वो गांव से जो भी आता था वो सिम्पथीज, और जिस तरह से हमारे यहाँ ट्रेंड होता है कि बेटी है तो इसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, अब इसका कोई फ्यूचर नहीं है, अब इसको कौन ये और वो सारे क्वेश्चंस आते थे। मेरे फादर मेरे साथ साथ उन क्वेश्चंस को फाइट करते थे, आंसर करते थे, और वो मुझे समझाते थे कि लाइफ किसी के लिए भी आसान नहीं है, और लाइफ इंटरेस्टिंग तब हो जाती है, पर्पसफुल तब हो जाती है जब आप हर मुश्किल में से एक अपॉर्चुनिटी निकाल के ले आते हो। ये मुश्किल है, इसमें से मैंने ये निकालना है रास्ता। हर मुश्किल के अंदर से जब आपको रास्ता निकालने की आदत पड़ जाए ना, तो फिर आप टोटली मोटिवेटेड हो जाते हैं। आपको इंस्पिरेशंस इधर उधर से नहीं लेना पड़ती, आपके अंदर ही एक क्या कहते हैं कि टॉर्च जल जाती है, मशाल आपके अंदर जलने लगती है, और वो जो अंदर की रोशनी है वो अगर इतनी स्ट्रांग हो जाए, जो कि मेरे अंदर अल्हम्दुलिल्लाह है। मुझे मैं जब हिस्ट्री देखती हूँ कौमों की, उम्मतों की, मिल्लतों की, जब हम पढ़ते हैं तो एक बात बड़े अक्सर मैं अपने आप से दोहराती हूँ कि इन लोगों में से जिंदा कितने लोग हैं।
वो जो अपने दौर में काम करके गए, राइट, और वो जब तक जिंदा रहे उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स कौन कौन सी तरह की रही। जो अब तक जिंदा है, 600 साल गुजर गए हैं उनको दुनिया से गए हुए, लेकिन अब तक वो अगर हयात हैं तो अपने काम की वजह से हैं। तो क्या उनका काम जो था वो प्लेन सेलिंग की तरह था? नहीं था। हजार उनको नेगेटिव वॉइसेस थी, हजार उनके रास्ते में रुकावटें डाली गई, मुश्किलात खड़ी की गई, उनको गालियां दी गई, बुरा भला कहा गया। खुद ताइफ का बाजार जब आपके सामने एक सेट पैटर्न हो कि ये आपका उसवाए हसना है, तो फिर इंस्पिरेशन आपको कहीं से ले लेना पड़ती। जब आप कॉज के साथ चलते हैं, मिशन के साथ चलते हैं, तो ताइफ का बाजार इज द रियल इंस्पिरेशन। यस, तो अब नाजरीन को और पाकिस्तानी नौजवानों को, हुकूमत पाकिस्तान को अब क्या मैसेज देना चाहेंगे, और स्पेशली ख़वातीन को? जी, हुकूमत पाकिस्तान को सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं उनको जब तक सोशली और इकोनॉमिकली इंक्लूड नहीं किया जाता है सिस्टम के अंदर, और मीनिंगफुल तरीके से इंक्लूड नहीं किया जाता, सारी डिसेबिलिटीज़ को इक्वल रिप्रेजेंटेशन के साथ जो भी उनका नंबर है उसके मुताबिक नहीं किया जाता, आपकी कोई भी बनाई हुई पॉलिसी ना तो ठीक से डिज़ाइन हो सकती है, ना वो इम्प्लीमेंट हो सकती है। और जब वो इम्प्लीमेंट हो जाए तो उसको आपने चेक करना है कि क्या वो वैसी ही इम्प्लीमेंट हो रही है जिस तरह से इंटेंट की गई थी। और उस चेकिंग के प्रोसेस में पर्सन्स विद रेलिवेंट डिसेबिलिटीज़ को इंक्लूड करना मत भूलिएगा। और जो हमारे सुनने वाले हैं उनके लिए मैं ये पैगाम देना चाहूँगी कि आप अपनी सोच के अंदर इतनी वुसअत ज़रूर पैदा करें कि वो ज़िंदगी की जो रंगा रंगियाँ हैं, इंसानी वेरिएशंस की सूरत में, जो डिसेबिलिटीज़ हैं, जो ट्रांसजेंडर हैं, उनकी सूरत में उनको आप एक्सेप्ट कर सकें। जब आप डिसेबिलिटीज़ को एक डिवाइन फिनोमिना समझते हैं तो फिर आप उनको सेग्रीगेट नहीं कर देते, फिर आप उनको अलग करके नहीं स्पेशल एजुकेशन के स्कूल में आप एक्सेप्ट करते हैं, आप उनको अकोमोडेट करते हैं, आप उनको फैसिलिटेट करते हैं। और जब आप उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हर जगह उनकी जगह बन जाती है। और जो हमारे पीपल विद डिसेबिलिटीज़ हैं अक्रॉस पाकिस्तान, उनसे मैं ये कहना चाहूँगी कि दुनिया बहुत तेज़ी से आगे जा चुकी है। आज से 10 साल पहले, आज से 20 साल पहले की दुनिया आज आपको कहीं नज़र नहीं आएगी। आज कंपटीशन का दौर है। डिसेबिलिटी को आपके घर वाले, आपके मोहल्ले वाले या करीबी जो सर्कल के लोग हैं वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं, लेकिन जब तक आप अपनी डिसेबिलिटी को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करके और जो कंटेम्पररी सेलेबल स्किल्स हैं उनके साथ अपने आप को इक्विप नहीं करते, अपने आप को फाइनेंशियली एम्पावर करने के लिए स्ट्रगल नहीं करते, कोई आपकी हालत को नहीं बदल सकता। ना गवर्नमेंट, ना सिस्टम, ना मुआशरा, ना रिश्तेदार और ना इवन पेरेंट्स। थैंक यू वेरी मच। नाजरीन, आपने मिस साइमा को सुना, और मैं एक ही जुमला बोलूँगा कि अगर मिस साइमा डिसेबल होके पाकिस्तान से, गांव से लेकर अमेरिका तक का सफ़र कर सकती हैं, और इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन कि हम औरतों को, डिसेबल औरतों को रोज़गार मुहैया करें, इतना बड़ा मिशन लेके चल सकती हैं, तो फिर आप क्यों नहीं कर सकते? और इन्होंने फरमाया कि जो एक दफ़ा ठान ली जाए वो इंसान करके ही छोड़ता है, तो फिर आप क्यों नहीं कर सकते? आप क्यों नहीं ये ठान लेते कि आज से आपने हमेशा जो ठान लेना है वो करना ही है। वस्सलाम। हमारा टीवी हम सब का है।